तो हमने ये समझा था कि पैसेज जो आता है उसके अंदर जो लिखा हुआ होता है ना वही हमको इसके अंदर मानना है, राइट। पर कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर या तो इस वर्ड का यूज कराया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोरोलरी। कोरोलरी वर्ड का यूज कराया जाता है या जम्पशंस का यूज कराया जाता है, उसमें वो रूल नंबर 1 को आप वायलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कोरोलरी क्या होता है ये अपन आज इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे और कल के लेक्चर में ये समझेंगे कि कोरोलरी और अजम्पशंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड इसको पैसेज को अंडरस्टैंड और सॉल्व करने से पहले हम वर्ड कोरोलरी का मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट इज द कोरोलरी मींस। कोरोलरी आपने वर्ड जो सुना होगा वो सुना होगा आपने कहीं पर जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर कोई थ्योरम है तो थ्योरम की कोरोलरी ये है, राइट। कोरोलरी अगर वर्ड का हम मतलब समझे तो दैट इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कोई चीज इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन से आप कुछ लॉजिकल चीज को निकाल सकते हैं, है ना। दैट इज वेरी नेचुरल, इसमें आपको अजम्पशन करने की जरूरत नहीं है, बट दैट इज वेरी नेचुरल और वेरी लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें इसके अंदर तो इसका मतलब ये है कि कोरोलरी का मतलब ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखे है और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 100% एक परफेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं कि ये इसकी कोरोलरी होगी, राइट। कोरोलरी होने का मतलब ये इसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होगा। अब इस चीज को जो हम डेफिनेशन से तो समझ सकते हैं कि कोरोलरी एक कंक्लूजन होता है, एक ऐसा होता है जो कि नेचुरली फॉलो करता है, किसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपने लॉजिकली, किसी इन्फॉर्मेशन से आप क्या कर सकते हैं उसको डेराइव कर सकते हैं। बट इसके अंदर और एग्जांपल्स हम यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से अपन को उसको बेटर वे में अपन समझ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम ऐसे कहें कि सभी मेटल्स जो है, ऑल मेटल्स मेटल्स एक्सपेंड व्हेन हीटेड, ये अपन ने इसके अंदर लिखा हुआ है, राइट। ऑल मेटल एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, दिस इज ए स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये है आयरन विल आल्सो एक्सपेंड व्हेन हीटेड। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये सबको पता है, आयरन एक मेटल है और सभी मेटल एक्सपेंड कर रहे हैं जब हीट हो रहे हैं, तो आयरन भी क्या होगा, आयरन भी हीट करेगा जब वो एक्सपेंड होगा, राइट। और अपन कैसे और एग्जांपल ऐसा अपन लिख सकते हैं, मतलब इस इंफॉर्मेशन से हमने लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ये निकाल ली। सब मेटल हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ऑल मैन आर मॉर्टल, ये अपन को दे रखा है। तो इससे हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली कि भाई कोई भी, जैसे मोहनलाल इज आल्सो अ मैन, ठीक है, तो मोहनलाल इज मॉर्टल, ये आपने इंफॉर्मेशन निकाल ली इसके अंदर से। भाई ये जनरल इंफॉर्मेशन से आपने पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकाली, दैट इज नोन एज कोरोलरी, वो कोरोलरी हो जाता है, राइट। जैसे मैं कहूं कि those students who study well, study regularly, or who study regularly will pass the IAS examination, ठीक है। ये मैंने एक इंफॉर्मेशन दी कि दो स्टूडेंट्स, दिस इज गारंटी कि दो स्टूडेंट हु अटेंड द लाइव क्लास, हु मतलब डू देयर टेस्ट प्रॉपर्ली, राइट। हर टेस्ट को हम रेगुलरली वो कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो आईएएस एग्जामिनेशन के अंदर पास हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, इससे अपन एक इंफॉर्मेशन ये निकाल सकते हैं और इससे एक कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन बिकॉज दे हैव नॉट स्टडी रेगुलरली, ठीक है। जो स्टडी कर रहा है रेगुलरली वो आईएएस एग्जामिनेशन में पास हो जाएगा, तो मान लो ये इन्फॉर्मेशन है, ये फैक्ट है। तो आईएएस एग्जाम में जो पास नहीं हुआ इसका मतलब उसने रेगुलरली स्टडी नहीं करी, इससे आप ये लगा सकते हैं ना कंक्लूजन। तो कोरोलरी का मतलब क्या होता है, इस तरह से कंक्लूजन होता है। जैसे मैं कहूं कि भाई देखो, सामने हम जा रहे थे, इतने में मनाली की तरफ जा रहे थे, इतने पहाड़ गिर गया, पहाड़ गिर गया तो रोड रोड ब्लॉक हो गई। तो मैंने कहा कि पहाड़ गिर गया इसलिए रोड ब्लॉक हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हीकल्स कैन नॉट पास थ्रू दैट रोड, व्हीकल्स उस रोड पे से पास नहीं कर सकते। इसकी कोरोलरी ये होगी, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ये होगी ना कि अब अपन पहाड़ गिर गया बीच के अंदर तो अपन उसके ऊपर से नहीं गिरते, है ना। पहाड़ गिर गया मतलब कि वो जो लैंडस्लाइड होता है ना वो हो गया वहां पर, वैसे ही कहते हैं पहाड़ गिर गया, राइट। अगर मैं ऐसे कहूं कि भाई संडे को क्लास नहीं होगी, तो मतलब संडे को आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हो गया, राइट। मैं ऐसे कहता हूँ कि संडे को मार्केट बंद रहता है, ये ज्यादा बेटर एग्जाम्पल है ना। तो संडे को मार्केट बंद रहता है इसलिए हम संडे को कोई भी चीज खरीद नहीं सकते, वी कैन नॉट बाय गुड ऑन संडे। तो इसका मतलब क्या होता है, कोरोलरी का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है वो आपको पैसेज में दिया, जरूरी नहीं है यहाँ पे रूल नंबर 1 जो होगा वो फॉलो करा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर लिखा है कोरोलरी।
इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको लॉजिकली, हाँ यार ये तो नेचुरल है, ये तो लॉजिकल है, इसमें अपन को अजम्पशन करने की भी जरूरत नहीं होगी, बट हमको लॉजिकली इस इंफॉर्मेशन को लेकर आना पड़ेगा। अजम्पशन इज डिफरेंट, वो हम आपको आज बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कल अपन आपको आपको हम आपको अजम्पशंस के बारे में बताएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है? तो अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं, राइट? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चलो हम यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं। अब इसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसी क्या है, ये अपन को इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है ना? मतलब हम समझ गए, इस पैराग्राफ को सबने पढ़ लिया, इस पैराग्राफ को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वन ऑफ द डिस्मल रियलिटीज ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन दैट इट नेवर एक्सपीरियंस्ड ए हाई ग्रोथ फेज अनलाइक द नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? और यहाँ पर अगर आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन इज नॉट राइट, बिकॉज इंडिया का किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ठीक है कि पाकिस्तान से कंपैरिजन हो रहा है कि यूएसए से कंपैरिजन हो रहा है, कुछ कंट्रीज है उनकी और भी हालत खराब थी, तो कहीं कंपैरिजन पूरे पैराग्राफ के अंदर आप नहीं देखने को मिलेगा। तो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ जो होता है, डिकेडल ग्रोथ मतलब 10 साल के अंदर जो ग्रोथ होता है, एनुअल ग्रोथ को कंपाउंड जब कर लेते हैं अपन, फॉर एग्रीकल्चर हैज बीन जस्ट 3.5% इन द 1980s। 1980s में इतना था, जबकि नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, उनका ज्यादा था, है ना? तो ये बात है कि भाई भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाई ग्रोथ फेज के अंदर एक्सपीरियंस्ड, इट नेवर एक्सपीरियंस हाई ग्रोथ फेज इन नॉन अनलाइक द नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, राइट? इसके अंदर बहुत ज्यादा 10% ग्रोथ हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब ये दूसरा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑल्सो आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ स्प्रट इन द डिकेडल ग्रोथ ड्यूरिंग 1980s। ठीक है, 1980s में एकदम से हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी थी, राइट? एग्रीकल्चर ग्रोथ सफर्ड रिलेटिवली स्टैग्नेंट देयर आफ्टर, उसके बाद तो एग्रीकल्चर ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो गई। दिस इज इन शार्प कंट्रास्ट टू द नॉन एग्रीकल्चर ग्रोथ विच कंसिस्टेंटली इंक्रीज फ्रॉम द 1980s टू 2000 से यहाँ तक एक तरह से आप देखेंगे तो नॉन एग्रीकल्चर जो ग्रोथ थी वो तो बढ़ती गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब 1980s में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को तो डाउन कर दिया जिसने, और अगर हम देखें तो दूसरी इकोनॉमी जो है उसको इंक्रीज कर दिया, उसका तो डेवलपमेंट हो रहा है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो आप देखते हैं 1980s से ही, 1980s के आसपास से ही हमने क्या करा गया था, हमने एक तरह से रिफॉर्म्स लाए थे, और रिफॉर्म्स में इंडस्ट्री जो अपने जो एनुअल प्लान अपने चलते थे, ठीक है, 5 ईयर प्लान, उसमें 1980 वाला प्लान देखेंगे तो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हमने ज्यादा उसके अंदर करा था, राइट? तो 1980s के बाद की बात हो रही है, तो ये एक तरह से क्या है, आपको लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज इसका क्या है, 1980s के बाद का मतलब क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर ग्रोथ इतनी अच्छी हुई नहीं, है ना? क्योंकि अब ये कैसे पता चला हमको, इन ऑप्शंस को जब पढ़ेंगे तब एक एक ऑप्शन को देखते हैं अपन। देखो, फॉर बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स परकुलेट डाउन मोर स्लोली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर देन इन द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब ये देखेंगे तो इस टाइम पीरियड की बात हो रही है, 1980s के बाद से हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने लग गए थे, राइट? फिर 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए, पर रिफॉर्म्स तो 1980 से करने लग गए थे, है ना? हमने आपको बताया था 5 ईयर प्लान जब अपन पढ़े थे, राइट? तो 1980 से क्या हुआ, राइट? अच्छा, फॉर इंडिया द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज नॉट एज यूजफुल एज इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी, जितना यूजफुल था उतना हुआ नहीं, बट ये ऑप्शन भी आप देखेंगे तो कोरोलरी के अंदर आ सकता है, बट दैट इज नॉट सो मच बेस्ट देन दिस वन, क्योंकि इसमें ये वाली पीरियड की बात कर रहे हैं अपन, और इसमें एक दूसरी एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो रही है, इसकी नहीं हो रही। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से ऐसा तो नहीं होता कि दूसरे का ग्रोथ होने लग गया था और इसका नहीं हो रहा था, तो कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कि ग्रोथ जो है इसकी, इस पे ध्यान ना देकर इस पे ध्यान दिया, जबकि ग्रीन रिवोल्यूशन में तो इस पे ध्यान दिया हुआ है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो कोरोलरी इतनी बेस्ट नहीं बैठ रही है इसके अंदर ये वाली।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये समझ में आ रहा है। बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स परकुलेट डाउन, इसका मतलब ये हुआ ना कि बेनिफिट जो 1980s के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे हुए, राइट, उसका जो बेनिफिट था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना अच्छा नहीं आया देन द अदर सेक्टर इन द इकोनॉमी। इसका मतलब यही हुआ नॉन एग्रीकल्चर ग्रोथ तो अच्छी हुई। ये इसका अगर मैं कंक्लूजन ऐसे करूं तो 1980 से 2000 तक हमारी ग्रोथ नॉन एग्रीकल्चर में तो अच्छी हुई, बट एग्रीकल्चर में अच्छी नहीं हुई। यही है ना इसका, इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो यही है। इंडिया लैग्ड बिहाइंड अदर कंट्रीज, ये तो कहीं चलता ही नहीं कि भाई इंडिया दूसरी कंट्रीज से लैग बिहाइंड हो गया। और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ये तो कहीं आया नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। यहां पर जब ये क्वेश्चन आया था तो इसके अंदर ये था कि भाई इन दोनों ऑप्शंस के अंदर से हमको चूज करना है, समझ में आ रहा है। और दोनों ऑप्शंस में से ये ऑप्शन बेस्ट बैठ रहा है बिकॉज इस टाइम पीरियड की बात करें 1980s के बाद, 1980s के बाद एग्रीकल्चर रिलेटिवली स्टैग्नेंट देयर आफ्टर। तो ग्रीन रिवोल्यूशन इसलिए नहीं इसके अंदर इंक्लूड करा बिकॉज ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो तो बढ़ाने की सोचता, राइट, पर यहाँ पे तो घट गई, राइट। तो इसका मतलब कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि और इकोनॉमी को तो रन कर रहे हैं अच्छे से, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं इतना दे पा रहे हैं। और कुछ ऐसा कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर तो ध्यान नहीं दे रही है, बट और सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दे रही है, तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान इसी तरह से हुआ था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसलिए एक बेस्ट कोरोलरी है। तो कोरोलरी वाले क्वेश्चंस को हमको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसको जैसे मैंने अभी कंक्लूड करा ना, ये इसका कंक्लूजन है कि 1980 से 2000 तक भारत की इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज्यादा नहीं ग्रो करा जितना कि इंडस्ट्रीज और अदर सेक्टर्स ग्रो करें। तो इसको लेकर चलो तुम, अब इसको लेकर इस ऑप्शन के पास जाओ तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। इसको लेकर ये ऑप्शन के पास जाओ, थोड़ा सा दूर हो गया ये ऑप्शन और कुछ ज्यादा दूर हो गया, है ना। यहां पर जाओगे तो यहां तो कहीं लेना देना ही नहीं है इसका, यहां पर भी कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से हमको देखता है और हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बेस्ट रिफ्लेक्ट्स लिखेगा वो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस वन? तो हमको पहले ही समझना है कोरोलरी का कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे करके मैं तुमको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो कल के लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू अपन करते हैं, और आज जाने से पहले अपन सिख वाले को एक बार रिवाइज कर लेंगे। आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लूंगा सिख से रिलेटेड, है ना। कल भूल गए थे, आज अपन इसको करेंगे। ये भी रिवीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को भी हमको करना ही होगा, राइट।